रिश्ते हमारी जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं, बड़ी मिठास होती है। पर अगर ये रिश्ते इंसान और रूह के बीच हों तो कैसे होंगे वो रिश्ते? जरा कल्पना करके देखिए कि कैसा होगा किसी रिश्ते को जिंदगी भर जीने का एहसास, जब आपको पता हो कि आपका ये रिश्ता इंसान से नहीं रूह से है। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी दिल्ली के विनय रंजन की है और आज वो खुद सुनाएंगे कि कैसे और क्यों इन्हें जिंदगी भर एक अनजाने डर के साए में जीना है। शायद मैं विनय राजन हूँ, एज 52, प्रोफेशन क्रिमिनल लॉयर। बात कुछ साल पहले की है, जब मेरे घर पे मेरा बेटा सिद्धार्थ हमारी फैमिली को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाला था। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शादी उसे करनी थी तो पसंद भी उसी की होनी चाहिए थी, और फिर वो मेरे दिल के करीब है, इसलिए मुझे उसकी पसंद पर भरोसा भी है। ऐसे मौके पर जाना तो नहीं चाहता था, पर एक केस की डेट सर पर थी तो मुझे कुछ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उड़ीसा जाना पड़ा। मैं भुवनेश्वर बाय फ्लाइट पहुंचा और फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट भद्रक। भुवनेश्वर से चलकर रांची जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 9-2-1-3 डाउन थोड़ी देर में आने वाली है। मुझे याद है कि भद्रक स्टेशन के पास अचानक मेरे सामने एक फकीर आ गया था। मैं उसे देने के लिए पॉकेट से पैसे निकालने लगा तो वो सिर्फ इतना बोला, अपना हाथ जेब में और दिमाग मस्तिष्क में रख बच्चा, उन सायों के रास्ते में मत जा बच्चा, मत जा, जा जा लौट जा, यहीं से लौट जा, जा जा बच्चा, यहीं से लौट जा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसा फकीर है जिसे पैसे से कोई मतलब ही नहीं और मुझे आगे जाने से रोक क्यों रहा है। पर मैं इन बाबा और फकीरों पर यकीन नहीं करता। सो मैंने मैप में देखा तो उस राजपारी गांव पहुंचने के लिए मुझे बाई टैक्सी जाना था और उसके बाद राजपारी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर मैं सीधे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता। खैर, थोड़ा बहुत भटकने के बाद मैं करीब 3 बजे के आसपास राजपारी स्टेशन पहुंच गया। मेरा शेड्यूल पर चलना जरूरी था। स्टेशन की ओर बढ़ते हुए मुझे बेटे की बात याद आई जो उसने मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ते हुए कही थी। अपना ध्यान रखना ओल्ड मैन, और हाँ प्लीज टाइम से आ जाना। आप जानते हैं ना वो कितने टाइम के बाद आ रहे हैं। जानता हूँ यार, डोंट वरी, मैं लेट नहीं होऊंगा। बट डैड, हैव पेशेंस बेटा, मैं भी अपनी शादी के वक्त ऐसे ही रेस्टलेस था। डोंट टीज मी डैड प्लीज। अब जाइए, आपका चेक इन का टाइम हो गया। गो 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 फास्ट। अचानक किसी चीज से पैर टकराया तो ध्यान आया कि मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं। ये एक गांव का छोटा सा पर सुंदर स्टेशन था। मैं अपने सूटकेस के साथ आने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगा, पर मुझे लगा कि यहां ट्रेन आती भी है या नहीं, क्योंकि वहां आसमान पर मंडराती चीलों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ, सामने दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक टी स्टॉल था जिसके पास 1-2 कुत्ते टहलते जरूर दिख रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर 10 मीटर दूर पर बैठे गांव के 2 लोगों पर पड़ी, पर मैंने इन्हें आते हुए तो नहीं देखा था। फिर उनमें से एक
अजीब जले से चेहरे वाला नौजवान था, यही कोई 22-25 साल का, और उसके साथ लंबा सा घूंघट निकाले हुए औरत, या शायद लड़की बैठी थी, पता नहीं, पर मुझे उनको देख के कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मेरी नजर जैसे उन पर ठहर सी गई। पर जब काफी देर हो गई और ट्रेन नहीं आई तो मैं परेशान हो गया। कब आएगी ये ट्रेन? शाम हुई और फिर अंधेरा भी घिर आया, पर ना अब तक ट्रेन आई और ना ही सिग्नल हुआ। आखिरकार कुछ देर बाद वो लड़का मेरे पास आया और अजीब सी आवाज में बोला, कहाँ से आए हैं? दिल्ली। और फिर वो चुप हो गया। तो मैंने उससे पूछा, यहाँ ट्रेन आती भी है या नहीं? आती है ना, आती है। एक पैसेंजर गाड़ी रोज रात को आती है, ठीक 8 बजे। 8 बजे? पर मैंने तो चार्ट में देखा तो वो दोपहर का टाइम था। खैर, अब इस बात पर बहस करने से क्या फायदा। और तभी मेरा ध्यान उस लड़की पे गया जिसे वो लड़का वहीं छोड़ आया था। पिछले कितने घंटों से वो मूर्ति बनी बैठी थी, मैंने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा था। फिर मैंने उस लड़के से पूछा, वो तुम्हारे साथ कौन है? बहन, तीज के मेले जा रहे हैं रांची। किसी से रिश्ते की बात हुई है? मेले में लड़का आएगा अपने बाप के साथ, देखा दिखाई हो जाएगी तो शगुन कर देंगे उधर ही। तभी मुझे दूर से एक हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी, और जब वो पास आते हुए बड़ी होने लगी तो मैंने राहत की सांस ली कि आखिरकार गाड़ी आ ही गई। पर अजीब बात थी कि अभी भी स्टेशन पे स्टेशन मास्टर और 2 टी स्टॉल वाले के अलावा और कोई नहीं दिखा। खैर, ट्रेन ने विसल दी तो मैं जल्दी जल्दी चढ़ा। चलो चलो, लाओ ये अटैची हमको तो। ताज्जुब की बात थी कि ट्रेन भी बिल्कुल खाली थी। तो मैं और वो भाई बहन एक ही डिब्बे में चढ़े और आमने सामने बैठ गए। यहाँ बैठ जाओ। पता नहीं क्यों, पर अभी ट्रेन खड़ी ही थी कि अचानक मुझे बहुत जोर की सर्दी का एहसास होने लगा। इतनी सर्दी जैसे मैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में नहीं बल्कि हिमालय के किसी ग्लेशियर में बैठा हूं। पर जब मैंने उस लड़के को आराम से बैठे देखा तो मैंने पूछा, अब तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? काहे मजाक कर रहे हैं साहब? जून के महीने में और ठंड। जून? ये अक्टूबर को जून क्यों कह रहा है? खैर, जाने दो। शायद मुझे फीवर होगा इसलिए लग रही है सर्दी। और फिर कुछ देर के बाद इंजन ने फिर से विसल दी और ट्रेन रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। फिर मुझे ध्यान आया कि इंडियन रेलवेज में तो जाने कितने साल हो गए स्टीम इंजन बंद हुए, फिर इस रूट में स्टीम इंजन कैसे चल रहा है? और जब ट्रेन रेंगते हुए प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी तो मैंने जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर सका। खिड़की से बाहर एक साइन बोर्ड पास हुआ जिस पर लिखा था, स्टेशन राजपारी अबैंडन, 13 जून 1983। क्या मतलब था इसका? क्या राजपारी स्टेशन जून 1983 में ही खत्म हो चुका था? पर जब तक मैं ये सब सोचता ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। मैंने उस लड़के से पूछा, ये स्टेशन तो बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ से ट्रेन भी चल रही है, फिर उस बोर्ड में क्यों लिखा था कि ये स्टेशन 1983 में ही बंद हो चुका है? आपको नहीं पता साहब? ये स्टेशन तो करीब 30 साल पहले बर्बाद हो गया था। इंजन का बॉयलर फटा और सब खत्म। 1800 लोग मारे गए थे। बड़ा बुरा हाल था। हर ओर लाश ही लाश, खून ही खून, मांस ही मांस। ये बड़े बड़े लोथड़े पड़े थे मांस के।
तब से स्टेशन बंद कर दिया सरकार ने। अब तो यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं आती साहब। कोई गाड़ी नहीं आती? उसकी ये बात सुनने के बाद तो मैं कांपने लगा, पता नहीं सर्दी से या। पर तुम तो शायद तब पैदा भी नहीं हुए होगे, 30 साल पहले, तो ये सब तुम्हें कैसे पता? हमको नहीं पता होगा साहब, हमको। क्या बात कर रहे हैं साहब, हमको काहे नहीं पता होगा? हम ही तो मारे गए थे उस धमाके में। और खाली हम ही क्या, द्वारका, दीपा, मोहू, राजू, रसूल सब मारे गए थे। अरे यकीन नहीं आता साहब? अभी बुलाते हैं। अरे आ जाओ रे सब। अब इनसे खुद ही पूछ लीजिए साहब। और तभी मुझे कोच की पैसेज से आते हुए बहुत से कदमों की आहट सुनाई दी, और कुछ ही देर में उन सब से पूरा कोच भर गया। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई बच्चे को चुप करा रहा था, कोई कुछ खा रहा था। उनमें वो लड़का भी था, पर अब वो अच्छे खासे कपड़ों में था, और उसकी बहन लाल साड़ी में थी। वो गहनों से सजी हुई, शर्माती हुई सी बैठी थी, बहुत सुंदर दिख रही थी, और उसकी चिन पे एक छोटा सा तिल उसे और सुंदर बना रहा था। वो सब मेरे ही जैसे लग रहे थे, पर कुछ अजीब सा था उन सब में, पता नहीं क्या। पर तभी ट्रेन रुकी और जोर का धमाका हुआ। इतना जोर का धमाका कि मेरे कान बंद हो गए, और उसके बाद धीरे धीरे मुझे लोगों के चीखने और कराहने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर घायलों और लाशों का अंबार लगा हुआ था। मैं उन लाशों के बीच से जगह बनाता हुआ आगे बढ़ा ही था कि तभी किसी हाथ ने मेरे पैर को जकड़ लिया। पर मैंने डरते हुए नीचे देखा तो ये उस लड़के का हाथ था। मेरी बहन का ब्याह करा दो। मेरी बहन का ब्याह करा दो साहब। ब्याह करा दो, मेरी बहन का ब्याह करा दो साहब। और मैंने जब पास में पड़ी उसकी बहन पर नजर डाली तो वो मर चुकी थी। पर मैंने उसे दिलासा देने के लिए कह दिया, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं कराऊंगा उसका ब्याह। और मेरे ऐसा बोलते ही मैंने देखा कि मैं राजबारी गांव के एक उजाड़ सड़क पर खड़ा हूं, और वो अबेंडेंट रेलवे स्टेशन भूतिया खंडार सा मेरे ठीक सामने है। तो क्या मैं कोई सपना देख रहा था दिन दहाड़े? खैर, वो सपना हो या हकीकत, जो भी था ना, मैं उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया, और अपना काम निपटाने के बाद दिल्ली पहुंचा तो घर पर बेसब्री से मेरा इंतजार हो रहा था। वेलकम होम डैड, आखिर आप टाइम पे आ ही गए। क्यों नहीं आता भाई, तुम्हारी होने वाली बीवी से मिलना तो जरूरी था ना, नहीं तो वो सोचती कि बाप इतना लेट लतीफ है तो बेटा कितना होगा। इसके बाद मैं फैमिली के साथ बिजी हो गया, और फिर जब शाम को मेहमानों के आने का टाइम हुआ तो एक बात बताओ सेठ, तुम और तुम्हारी फ्रेंड सिया को शादी का डिसीजन लिए हुए करीब साल भर तो हो ही गया ना? यस डैड। तो फिर तुम्हें उसे मुझसे मिलवाने में इतना वक्त क्यों लगा? मेरी तरह बूढ़ा घुसट तो नहीं है ना उसका भाई रोहित? Not at all, Dad. In fact, Rohit is very young, around 30. Actually, Dad, I don't know what's wrong with him. वो साल भर से टाल रहे हैं ये मीटिंग, कभी कोई बहाना तो कभी कोई, I don't know. आज तो पक्का आ रहे हैं ना? मेरी टांग मत खींचो डैड। लो, नाम लिया और मेहमान हाजिर। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, पर जैसे ही वो लोग अंदर आए,
हेलो अंकल। And he is Priya's brother, Rohit. हेलो अंकल। Dad, Priya फैशन डिजाइनर है और रोहित इंजीनियर है। रोहित ने ही बड़े भाई होने के नाते प्रिया की परवरिश से बहुत। और इसके आगे मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरे कान वैसे ही सुन्न हो गए जैसे ट्रेन के धमाके के वक्त हुए थे। कुछ देर बाद मुझे हल्की हल्की सी आवाजें सुनाई देनी शुरू हुई। डैड आर यू ओके? अंकल को क्या हो गया? अरे अंकल को क्या हो गया? एक मिनट यहाँ बैठिए। अंकल सिट। अंकल आपको क्या हो गया? बिल्कुल, मैं अभी आता हूँ, एक मिनट। Are you okay अंकल? Do you need a doctor? और कुछ देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो कोई कुछ नहीं समझ सका कि मुझे हुआ क्या था। दरअसल मैंने अपने सामने सिया और उसके भाई की जो शक्ल देखी थी वो बिल्कुल उन भाई बहन जैसी थी जिन्हें मैं कल ही राजबारी रेलवे स्टेशन में देख कर आया था। मेरी बहन का ब्याह करा दो। विनय की कहानी अपने पीछे जाने कितने अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस गांव के भाई बहन का विनय के बेटे सिद्धार्थ से क्या रिश्ता था। और अगर विनय को उड़ीसा के उस राजबारी गांव में जाना ही न होता तब फिर इस कहानी का क्या होता? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन भाई बहनों की रूहें ही विनय को वहां खींच ले गईं? सोचिए, क्योंकि कल रात मैं भी तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर आप विनय की तरह कह पड़ेंगे, क्या